So starting from the question I asked in the last lecture कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर दो ब्लॉक है ए और बी, ए बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है एफ, तो ऑब्वियसली बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा माइनस एफ बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फिर नेट फोर्स यहाँ पर हो जाती है एफ प्लस माइनस एफ विच इज़ ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन हो जाती है ज़ीरो। अब कन्फ्यूज़न ये था कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो फिर ए जब बी पे फोर्स लगाएगा तो बी को इधर जाना चाहिए, और बी जब ए पे फोर्स लगाएगा तो ए को इधर जाना चाहिए। तो नेट फोर्स ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और कोई चीज़ चल भी रही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी कन्फ्यूजन को हमें पहले क्लियर करना है। ओके, मैं फिर से इसी ब्लॉक को ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लॉक ए, और थोड़ा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लॉक बी। नाउ ब्लॉक ए के ऊपर जो फोर्स लगा वो कुछ ऐसा था, और ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स लगा वो कुछ ऐसा था। ये एफ था, ये माइनस एफ था। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि जब भी आप न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमने सीखा है कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो जब भी आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, you will consider f, and you will consider only the f which is acting on the object। आप सिर्फ उस फोर्स को कंसिडर करेंगे जो उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रही है, एंड नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। आप उस फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे जो कि ये ऑब्जेक्ट कहीं दूसरे जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को कि जब भी हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, हम हमेशा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक बार कंसिडर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले ऑब्जेक्ट ए कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट ए कंसिडर किया, फिर ऑब्जेक्ट ए के ऊपर हम देखें तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, माइनस एफ। तो ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ माइनस एफ डिवाइड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी क्या होगा? यूजिंग सेकंड लॉ जस्ट एफ डिवाइड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट पी। तो इसलिए हम दोनों एक्सेलरेशन को, ए के एक्सेलरेशन को और बी के एक्सेलरेशन को, हमेशा अलग अलग काउंट करेंगे। जब हम ए का एक्सेलरेशन काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ए के ऊपर क्या फोर्स एक्ट हो रही है डिवाइड बाई इट्स मास। इसी न्यूटन इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। फिर जब हम बी का निकालेंगे तो हम जस्ट देखेंगे कि बी के ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही है डिवाइड बाई मास ऑफ बी। तो ये अप्रोच गलत है जहाँ पर हम एक साथ दो फोर्सेस को ऐड कर देते थे। कभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रही फोर्सेस ऐड नहीं की जा सकती हैं। वी हैव टू कंसिडर ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम आगे चलते हैं इसी एग्जाम्पल को और इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ये दोनों बगल बगल रखे हुए हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि कॉन्टैक्ट में। ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए, ऑब्जेक्ट बी का मास है एम बी। बाहर से एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, जो कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड ऑल्सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप जरा इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सिम सिचुएशन है कि एक फोर्स एफ एक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये फोर्स एफ ऑब्जेक्ट ए को आगे पुश करेगा। अब चूंकि ऑब्जेक्ट ए के आगे ऑब्जेक्ट बी भी रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर ये ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए अपने साथ ऑब्जेक्ट बी को भी पुश करेगा। तो मोस्टली क्या होने वाला है? मोस्टली ये होने वाला है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ
इकट्ठे आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ए को पीछे से हम पुश कर रहे हैं तो ए आगे आने की कोशिश करेगा, और ए के आगे बी रखा हुआ है तो ए बी को भी अपने साथ आगे ढकेलेगा, धक्का देगा, पुश करेगा। तो ये हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर की फिजिक्स क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये हो रहा है कि जब ए बी को आगे पुश करेगा तो बेसिकली क्या कर रहा है, ए बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो फिर उस लॉजिक से ऑब्जेक्ट बी भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट फिर एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी फोर्स को हम कहते हैं, ये जो दो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो एक्चुअल में ए के ऊपर एक फोर्स एक्ट किया एफ, जिसकी वजह से ए आगे आने की टेंडेंसी, उसके अंदर ए आगे आना चाहता है, ए अपने साथ बी को भी आगे पुश करेगा। तो उस वजह से क्या कर रहा है, ए बी पर एक फोर्स लगा रहा है, ये जो आपको ग्रीन लाइन से दिखाई दे रही है। और बाय सेम लॉजिक बी फिर ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों ही फोर्सेस को एक्चुअली, इन दोनों ही फोर्सेस को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो टेक्निकली ए बी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और फिर बी ए के ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम एक काम करते हैं कि ए को ज़रा अलग से देखते हैं। ये वही ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और इस फोर्स के अलावा एक और फोर्स एक्ट कर रही है बी की वजह से, जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम था एफ, और ये जो फोर्स बी ए पर एक्ट करा रहा है, लेट से इसको हम एक नाम दे देते हैं एन। अब ये जो एन है ये इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से फिर बी को भी हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, बी को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। बी के ऊपर भी क्या फोर्स एक्ट कर रही है, अब देखिए ध्यान से इस फिगर को, यही ये सब बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो बाहर से एक एफ फोर्स एक्ट कर रही थी, वो सिर्फ ए के ऊपर एक्ट कर रही है, वो सीधा ए पर कॉन्टैक्ट अप्लाई कर रही है, बी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बी अलग है कहीं पर। तो हमें हमेशा ये देखना है कि फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रही है उस पॉइंट पर उस फोर्स को देखना है, उसके आस पास दूर दराज कहीं पर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बी के ऊपर एफ एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एफ सिर्फ ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो बी के जब हम ड्रॉ करेंगे तो बी के ऊपर एफ नहीं होना चाहिए। तो बी पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, बी पर एक्ट कर रही थी ये ग्रीन लाइन वाली फोर्स, जो कि ए अप्लाई कर रहा है। तो बी के ऊपर भी टेक्निकली जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, दैट इज बेसिकली फोर्स एन। ये वही नॉर्मल फोर्स है जो ए ने बी के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, जिसकी वजह से ए चाहता था कि बी एक आगे बढ़े। तो ए ने जो बी को धक्का दिया, सिर्फ वही फोर्स बी के ऊपर एक्ट कर रही है। तो इस डायग्राम से हमें क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ऑब्जेक्ट बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज एन। फर्क क्या इन दोनों एन में, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैंने क्लियरली आपको एरो ऑपोजिट बनाया ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैं दोनों को एन मान रहा हूँ। तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, इस डायग्राम को ही हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा न्यूटन्स लॉ का, तो आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन में नॉर्मली मान के चलो कि आपके सिलेबस में नॉर्मली 2 ऑब्जेक्ट्स प्रॉब्लम आते हैं, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर करोगे और दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आप ये देखोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने भी आपको तुरंत थोड़ा देर पहले बताया दैट वी हैव टू काउंट इन ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हमें सिर्फ उन फोर्सेस को देखना है जो फोर्स
ऑन द ऑब्जेक्ट है, एक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ना कि उन फोर्सेस को जो ऑब्जेक्ट कहीं और लगा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब इस केस में हम ए को ड्रॉ कर रहे थे तो हमने ये सिर्फ देखा कि ए के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। हमने ये वाली फोर्स जो ए बी पर लगा रहा था उसको ए के लिए कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमें हमेशा उन फोर्सेस को कंसिडर करना होता है जो ऑन द ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है। वही फिर जब हमने बी के लिए डायग्राम ड्रॉ किया, जब हमने बी के लिए डायग्राम ड्रॉ किया तो हमने उस फोर्स को देखा जो ए बी के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो जो ए बी के ऊपर लगा रहा था वो ऊपर वाले डायरेक्शन वाली फोर्स थी। ओके, जो कि यहाँ पर ग्रीन लाइन से, यहाँ पर रेड लाइन से। ये कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंसिडर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। फाइन, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेसिकली जो न्यूटन सेकंड लॉ है वही आपका इक्वेशन है जो कि पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ जो हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा हम अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट पर अलग अलग, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो इस ऑब्जेक्ट ए के लिए हम जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज एक्ट हो रही हैं। तो देखिए इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, एक अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है पॉजिटिव, एक अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है नेगेटिव। तो वेक्टर चैप्टर जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर देखें तो बाय डिफॉल्ट दिस फोर्स वाज टेक्निकली एफ आई, और ये फोर्स एन क्या थी, ये फोर्स जो एन थी दैट वाज टेक्निकली और दैट इज टेक्निकली माइनस आई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ माइनस एन वेक्टर आई इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो जाहिर सी बात एक्सेलरेशन ऑफ ए भी क्या होगा, वो अलॉन्ग आई आएगा। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। सिमिलरली फिर बी के इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, बी के पास एक ही फोर्स है एन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एन क्या आई, यानी कि एन आई इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वेक्टर है तो हम उसको वेक्टर नोटेशन के साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास सामने दो इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, दो इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं, अननोन क्या है हमारे पास। ये एफ जो था हमें गिवन था, दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, मासेस हमारे गिवन है, ये दोनों मासेस हमें मालूम है क्या कितने हैं। तो हमारे पास अननोन क्या है, अननोन हमारा एक है एन, फिर दूसरा अननोन है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए, और तीसरा अननोन है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इक्वेशन दो हैं और अननोन तीन है, ये मैथमेटिकली कभी भी सॉल्व नहीं होगा। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इक्वेशन अगर दो है तो अननोन भी दो होने चाहिए, और अगर अननोन तीन है तो फिर इक्वेशन भी हमें चाहिए तीन। तो बेसिकली यानी कि यहाँ पर हमें एक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, अब सोचिए ज़रा। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपको ये लगता है कि जब ये फोर्स अप्लाई किया गया बाहर से तो ए को धक्का दिया गया, ए ने बी को धक्का दिया। जब ए ने बी को धक्का दिया तो ए और बी ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि थोड़ी देर के बाद कहीं पर कोई पिक्चर अगर ड्रॉ होगी तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, वहाँ पर यह सिचुएशन होगा कि जहाँ पर भी ए होगा उसके ठीक बगल में वहाँ पर बी होगा। तो ये दोनों हमेशा साथ होने हैं। अगर इन दोनों को हमेशा साथ होना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ए और बी अगर इकट्ठे हों तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जितना ए डिस्प्लेस हो उतना ही बी डिस्प्लेस हो। तो दोनों पहले मान लीजिए रेस्ट पे थे, दोनों को हमने पुश किया एक साथ इस फोर्स एफ से, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने इक्वेशन क्या सीखा है काइनेमेटिक्स में, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टी स्क्वायर, और इसके लिए यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। चूँकि दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो हुई तो उस लॉजिक के हिसाब से हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी टी स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन दोनों का जब डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर धक्का दिया जा रहा है पीछे से तो जाहिर सी बात है ए और बी क्या होगा, ए और बी साथ चलेगा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा।
जब अगर साथ चलेगा डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हमने लिखा, जहाँ से दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली दोनों की जीरो है, तो वहाँ से लॉजिक ये दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग थी। अब अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें तो ए और ए बी दोनों को हम क्या मान सकते हैं, कोई एक वैल्यू मान सकते हैं, लेट्स से जस्ट ए। तो हमारी सीधा इक्वेशन बन जाएगी कि एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन इनटू ए, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी एन इज इक्वल टू एम बी ऑल्सो ए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। आप जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा आपको रिजल्ट में क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा इधर से लेफ्ट हैंड साइड एफ और इधर हो जाएगा एम ए प्लस एम बी कॉमन इनटू ए। तो सीधा यहाँ से ए सॉल्व हो गया, क्योंकि ये भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गई। अब न्यूमेरिकली तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन इसके पीछे की और भी फिजिक्स है जो कि अभी हमें डिस्कस करनी है। तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया कि हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी, यही सवाल था हमारा, वो सॉल्व हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी बेसिकली दोनों सेम होंगे, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एफ से डिवाइड कर देंगे हम एम ए प्लस एम बी को। ओके, तो न्यूमेरिकली ये सॉल्व हो गया, लेकिन अब इसके पीछे की थोड़ी हम और फिजिक्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अभी इस केस में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जब दो ऑब्जेक्ट इस तरह से हैं अटैच्ड, एक दूसरे में टच किए हुए हैं, और एक पीछे से एक फोर्स आ रही है, तो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक फोर्स लगाई जो ये ब्लू डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाई जो कि एक ऑरेंज डायरेक्शन से शो हो रहा है, और इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया और वो फाइनली उसकी वैल्यू इतनी आई। ये अभी तक हमने देख लिया। अब इसके पीछे की फिजिक्स क्या क्या है, इसके पीछे की जो मेन फिजिक्स है दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर आप देखिए कि एक सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर निकाली थी कि जब ए बी को पुश कर रहा है तो हमेशा ए और बी साथ चलेंगे, तो ए और बी साथ चलेंगे जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया। अब ए और बी के साथ चलने की वजह से हम कह सकते हैं दैट ए एंड बी दे विल ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब तक ये कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड था तो ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे थे। सो दिस कॉन्टैक्ट इज द कंडीशन, इज द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड टू हैव अ नॉर्मल फोर्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स तभी होगा व्हेन यू विल हैव अ कॉन्टैक्ट। अब ये वर्ड जो मैं नॉर्मल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो दुनिया में कभी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच ये एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। हमें जस्ट पता रखना है कि नॉर्मल फोर्स एक फोर्स है जो कि तब एग्जिस्ट करता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। हमेशा दो ऑब्जेक्ट चाहिए एंड बोथ ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टैक्ट। दिस इज लाइक द फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखो क्या है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं हमेशा एक कॉमन सरफेस होता है जो टच कर रहा होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो कॉमन सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमेशा क्या होगा कि दिस नॉर्मल फोर्स will be perpendicular, always perpendicular to surface of contact। अब देखिए ये फोर्स एक दूसरे पे क्या सरफेस पे क्या रही, परपेंडिकुलर रही। तो दोनों फोर्स यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो फोर्स जो नहीं है जिसका नाम नॉर्मल फोर्स है वो उस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होनी है हमेशा, दिस लाइक ऑलवेज। फिर इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता जहाँ पर मान लीजिए कि जस्ट ऑब्जेक्ट एक होता इधर और एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता यहाँ पर, ऐसा एक ऑब्जेक्ट M एक ऑब्जेक्ट P, बस ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बगल में रखे हुए हैं, लेकिन बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यानी कि किसी भी तरह का कोई पुश नहीं आ रहा, कोई पुल नहीं आ रहा, बस एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहा है।
यानी कि पहला कंडीशन मीट कर रहा है, कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसके अलावा बस समझिए एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होगी नहीं, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट फोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। जस्ट मानिए कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके आसपास कोई भी टेबल, कोई किताब है, उस किताब पे जस्ट आप अपना हाथ हल्का सा टच करो, तो वो एक सिचुएशन है कि आप हल्का हल्का सा बिल्कुल जस्ट टच करो अपनी उंगलियों को। लेकिन आप क्या करो, आप सेकंड केस में अपने हाथ को प्रेस करो उस किताब पर, आपको एक डिफरेंस फील होगा। आप पहले एक बार में हल्का सिर्फ टच करो, सेकंड केस में आप क्या करो, अपने हाथ को प्रेस करो। तो देखो दोनों सिचुएशन में आपका कॉन्टैक्ट मेंटेन था, लेकिन पहले सिचुएशन में जब आप सिर्फ टच कर रहे थे तब वहां पर उतनी कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है। लेकिन जब आप प्रेस करोगे तो यानी कि एक तरह से आपने क्या किया, आपने एक तरह से एक फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, तो उस सिचुएशन में एक नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट हो जाती है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। इट मीन्स वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल पुश, या कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो ये भी एक तीसरा कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर अ नॉर्मल फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा हमें अप्लाई होगा, तो जहां कहीं भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जो कि कांटेक्ट में है, तो हमेशा एक म्यूचुअल सरफेस आएगा, और फिर बाहर से किसी तरह का एक्सटर्नल पुश होगा, वो इधर से भी हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, या किसी एक तरफ से भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे ही एक एक्सटर्नल पुश आएगा और कॉन्टैक्ट होगा, तब नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करती है, और वो जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने बाहर से एक फोर्स लगाई F ऑब्जेक्ट A पर, जिसके कॉन्सिक्वेंस में ऑब्जेक्ट A ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया B के ऊपर, और फिर B ने बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ A के ऊपर वापस से एक फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम एज n, लेकिन इस n का डायरेक्शन क्या था, ऑपोजिट। तो बेसिकली ये माइनस कह सकते हैं इसको, लेकिन मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन शो किया हुआ है, तो जस्ट अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। फिर हमने उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया ठीक पहले, तो हमें एक्सेलरेशन आ गई फोर्स बाई ma प्लस mb। अब ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो, अगर एक और चीज़ यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करो, सो दिस एक्सेलरेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ नॉर्मल। यहाँ पर कहीं पर n नहीं आया, n कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन वो किस पर डिपेंड की, सिर्फ f पर, मास ऑफ a पर और मास ऑफ b पर। तो ये जो एक्सेलरेशन थी, दिस एक्सेलरेशन a, दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो है एक्चुअली यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से b मूव किया, लेकिन जो एक्सेलरेशन आया a और b दोनों का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे नॉर्मल फोर्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।